हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 19 फरवरी 2025 के तीन प्रमुख समाचार या तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है अमेरिका और रूस के मध्य जो है संबंधों को सुधारने को लेकर और रूस यूक्रेन युद्ध में को समाप्त करने को लेकर सहमति बन रही है। उस पर सहमत हुए हैं कि संबंध भी सुधारा जाए और रूस यूक्रेन युद्ध को भी समाप्त किया जाए। और ये बात बनी है दोनों देशों के उच्च स्तरीय जो है वार्ता का रियाद में, सऊदी अरब के राजधानी रियाद में ये वार्ता हुई है। तो इसको पूरे मुद्दे को समझेंगे। दूसरा है भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक जो है अपग्रेड कर लिया है। 17 फरवरी को कतर के अमीर अपने राज्य की यात्रा पे, भारत के यात्रा पे थे और उस दौरान भारत ने कतर के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध जो 1983 से है उसको अब रणनीतिक साझेदारी के स्तर पे ले लिया है, यानी दायरा बढ़ा दिया है, गंभीरता गहराई बढ़ा दी है संबंधों में। तो उसको समझेंगे। तीसरा प्रमुख मुद्दा है कि बैंक में जमाओं पर, जो बैंक में हम जमा करते हैं, विभिन्न तरह के अकाउंट्स होते हैं, उन पर उनकी एक बीमित होती है, एक बीमा होता है, उसके कवर अभी तक 5 लाख रुपए तक है। तो उस कवर को बढ़ा दिया गया है। तो इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा और क्यों ये कार्रवाई की गई है, उसको हम तीसरे मुद्दे में अपने समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला देखते हैं। देखिए, ये जब से ट्रंप आए हैं तब से कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो बिल्कुल अनोखी चीज़ है। जैसे मैंने बताया था कि भारत में जब यूरो इंडिया हो रहा था, सुखोई 57 और F-35 देखे गए थे, एक ही फ्रेम पर उड़े थे, संभवतः ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। उसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी रूस के प्रति अपने पुराने प्रशासन के रवैये को बदलते हुए, बिल्कुल कहते हैं यू टर्न लेते हुए, उसके साथ संबंधों को बहाल करने के लिए, रूस यूक्रेन में के युद्ध को समाप्त करने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंधों को बहाल कर और बेहतर बनाने के लिए, ताकि बेहतर लाभ लिया जा सके, दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारी, यानी देखा जाए तो इधर अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री हैं, उनके विदेश मंत्री NSA, और रूस के तरफ से उनके विदेश मंत्री जो है सऊदी अरब के रियाद में मिलते हैं और वो लोग 2-3 मुद्दों पर एकदम सहमत होते हैं। पहला है कि दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है उसको बेहतर बनाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। यूक्रेन युद्ध को शांति के लिए भी आगे एक टीम की गठित कर दी गई है और साथ ही ऐसे पक्षों, आर्थिक और अन्य पक्षों पर सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है जो दोनों देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से और पूरे दुनिया को फ़ायदा करने वाले हों। तो आइए इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, एक टर्निंग पॉइंट है और इसका पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव के रूप में, ठीक है, शीर्ष अमेरिकी और रूसी राजनयिकों ने यूक्रेन में लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और टूटे हुए राजनीतिक संबंधों को सुधारने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 18 फरवरी को रियाद में मुलाकात करते हैं। और यह देखा जाए तो रूस के 24 फरवरी 2022 में जब रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन पर, उसके बाद व्यापक अमेरिकी रूस कूटनीतिक जुड़ाव के रूप में एक महत्वपूर्ण बैठक है और ये डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी विदेश नीति में अप्रत्याशित मोड़ को ये संकेत कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में और अगर हम देखें कि इन दोनों बैठक में दोनों पक्षों ने कहा कि जो उनके बीच के संबंधों में गड़बड़ियां हैं, इरिटेंट हैं, यानी जो संबंध में उनके गड़बड़ी पैदा करने वाले तत्व हैं, उनको ढूंढना है, उनको उनसे दूर रहना है, ताकि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने और अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर दिशा में बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सके। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, अन्य वरिष्ठ व्यक्ति उसमें शामिल थे। और इस बैठक में रूस के प्रति पिछले अमेरिकी प्रशासन के सख्त रवैये का जो है अलग रुख देखने को मिला है। देखिए, जब हम आपको भारत रूस का या भारत अमेरिका का संबंध समझा रहे थे तो हमने एक ग्राफ बनाया था 4 देशों के बारे में, ठीक है, रूस, अमेरिका, भारत और चीन, B4 जिनके बारे में कहा जाता है, और उनकी आपसी संबंधों को समझाया था। और ये भी समझाया था कि अगर इनमें से किसी, जैसे अगर अमेरिका का संबंध बताया था कि अमेरिका जो है वो चीन को, उसके खतरा उसको महसूस हो रहा है या चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे में उनका फोकस होगा कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करे
और रूस के साथ जो उनका संबंध कटुता का है उसको कम से कम सामान्य स्थिति पर लाएं, ताकि रूस और चीन के साथ जो सामान्य संबंध है, जो कभी न कहीं मित्रता की तरफ, अमेरिकी रूसी कटुता के कारण मित्रता की तरफ बढ़ रहा था, उसको कम से कम सामान्य या अगर हो सके तो उस खेमे से दूर कर दिया जा सके, जिसके कारण चीन पर जो है अमेरिका अपना जवाबी कार्रवाई कर सके, या वो जवाबी कार्रवाई युद्ध से नहीं होता है, कूटनीतिक और अन्य पहलुओं से वो चीन पर अपनी दबाव को बना सके। ये चीज़ें देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका अपना फोकस है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं, वो भी मानते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर हुआ है, और अमेरिका को जो ये चोट पहुंचाया है अंदर से अंदर, वो है चीन, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो है चाइना। वह अमेरिका के डीप स्टेट और दुनिया के अन्य जो है नॉन स्टेट एक्टर के साथ सहयोग करके अमेरिका को उसी के हथियारों से उसी के देश को खोखला कर दिया। अमेरिका की ताकत क्या थी? उसके यहाँ पे जो है आवर्जन, या उसको प्रवासी भारतीयों को अपने यहाँ बुलाता था, उसकी डॉलर, उसकी मिलिट्री पावर, और उसके यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर बल, उसके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को धीरे धीरे करते करते चीन ने मैन्युफैक्चरिंग को अपने यहाँ पे शामिल कर लिया। वहाँ के युवाओं में नशे की आदत डाल दी। साथ ही साथ जो अवैध प्रवास का इतना जो उसमें किया, उसमें कई सारे देश मानते कहीं ना कहीं उसमें चीन का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जब आज, और साथ ही साथ जो अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर, उसको भी कमज़ोर करने के लिए कोई जो है पहल शुरू कर दी थी, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो इंतहा हो गई थी। और इसलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन को हर हाल में उसके दायरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में वो एक तरफ भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ रूस को भी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीन को रूस से अलग करके चीन पर प्रहार बनाई जाए। इसी तरह की एक कार्रवाई, ये एक तुलना की जा रही है कि जब अमेरिका और सोवियत संघ का टकराहट चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत संघ से चीन को दूर करने के लिए 1972 में वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन के राष्ट्रपति माओ से जो है संबंध बनाया और चीन को अपने खेमे में किया, और फिर धीरे धीरे जो है रूस को कमज़ोर करने की, यानी सोवियत संघ को कमज़ोर करने की कोशिश की, और अंततः 89 आते आते जो है सोवियत संघ का पतन हो गया। अब उसी तरह की दृष्टि बताई जा रही कि इतिहास अब बदल रहा है। चीन पे अमेरिका दबाव बनाने के लिए रूस को चीन से अलग करके कोशिश कर रहा है, जिससे वो पूरा ध्यान हमें जो है चाइना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसमें भी पैसिफिक सागर पे दे दे, और वो उसकी कार्रवाइयों से दिखाई भी देने लगा है। समय के साथ वो चीज़ें आएंगी तो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। तो इस पूरे परिदृश्य को समझिए, और आइए चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बात हुई उसको हम समझें। देखिए, ये जो रियाद में बैठक हुई थी, इसमें 3 प्रमुख कूटनीतिक लक्ष्य तय किए गए थे। देखिए, दोनों अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष मोटे तौर पर 3 कूटनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, और रूस के विदेश मंत्री ने भी इसको लेकर कहा कि हाँ, वो इस पर आगे बढ़ेंगे। पहला है, अपने अपने दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या बहाल करना है। दोनों देशों को हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक असफलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण दूतावास में कर्मचारियों की संख्या ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गई। हालांकि कूटनीतिक संबंध समाप्त नहीं हुए अमेरिका के, जैसे उसने ईरान के साथ किए हैं, लेकिन जैसे हमारे कनाडा के साथ ऑल टाइम लो जो है कूटनीतिक संबंध हो गए थे, उसी तरह से अमेरिका और रूस के भी कूटनीतिक संबंध ऑल टाइम लो हो गए थे। अब इसे बदलने की कोशिश करने चाह रहे हैं। तो अमेरिका और रूस ने राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिकों की पुनर्नियुक्ति को तेज करने पर सहमति बताई, ताकि उनके तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में ये आगे काम बढ़ाया जा सके। दूसरा जो उसने उठा कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए एक उच्च स्तरीय टीम गठित करने की बात की जा रही है, और ये काम करेगा। इन वार्ताओं का जो है अभी हाल फिलहाल में विवरण स्पष्ट नहीं दिया गया है, लेकिन रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि कहीं न कहीं रूस के स्थिति को, रूस के चुनौती को, उनकी समस्या को अमेरिका अब समझने लगा है, और वो कह रहा है कि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका उसके क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी जैसी मुद्दों पर अधिक लचीला रुख अपनाएगा, जो कि कहीं न कहीं नहीं देखने के कारण
वो समस्या आ रही थी। इसीलिए माना जाता है कि ट्रंप हमेशा ट्रांसैक्शनल, अगर वो किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उसकी समस्या को, जो उसकी मेन जो कोर फोकस है, उसको भी वो दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे मैक्सिमम हासिल किया जा सके। अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो एक तरह से तो वो बात तब करते हैं जब, जैसे आप किसी कमजोर आदमी से बात करते हो, तो ट्रंप का यह नहीं कि बहुत दानी आदमी है, अगर वो किसी कमजोर का करता है तो वो पूरा शेर की तरह हावी हो जाएगा कि दबा लो और उससे सब कुछ हासिल कर लो। लेकिन जब उसको लगता है कि ऐसा व्यक्ति सामने है जिसे दबाया भी नहीं जा सकता है, हालांकि आप भले बढ़त हो तब भी उसको हराने में आप स्वतः भी हार जाओगे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या है कि आप उसके रियल कंसर्न को दूर करके उसको सॉल्व करो और उससे मैक्सिमम हासिल करो। यही ट्रंप रूस के साथ भी कर रहा है, यही ट्रंप अमेरिका के साथ, भारत के साथ भी उसके कंसर्न को समझते हुए कर रहा है। जबकि जो बिडेन अपना नीति है तो उसके अनुसार जो है वो एक तरफा कार्रवाई करता चला जा रहा था, जो कि कॉमन सेंस के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तीसरा है कि करीबी संबंधों और आर्थिक सहयोग की तलाश करना है, यानी संयुक्त ऊर्जा उपक्रमों की संभावना सहित आर्थिक सहयोग को पुनर्जीवित करना है। और इसमें ऊर्जा साझेदारी, देखिए रूस के अनुसार जो है, रूस के जो वित्त मंत्री उनके कह रहे हैं कि ऊर्जा साझेदारी विशेष रूप से आर्कटिक द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में मार्ग प्रशस्त होगा। यानी जो आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा का विशाल भंडार है, और ये मत भूलिएगा कि यूक्रेन में भी लगभग 15-16 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्स हैं, जिसमें से जो रूस के हिस्से में जो ज़मीन है उसमें लगभग पूरे यूक्रेन का आधा रेयर अर्थ मेटल है और 1/3 खनिज है, और बाकी जो यूक्रेन के हिस्से में ज़मीन है उसमें आधा 50% रेयर अर्थ मेटल बचा हुआ, और जो है लगभग 2/3 खनिज है। यानी कि अभी अगर वो वार्ता हो जाती है और दोनों लोग सहयोग करके लेते हैं तो दोनों देशों की विन विन स्थिति होगी और यूक्रेन का नुकसान हुआ। हालांकि निश्चित रूप से यूक्रेन को भी उसके एवज में मदद मिलेगी, लेकिन कहने की बात यह है कि जब आप अपने हितों को, कोई भी देश अपने हितों को सही ढंग से नहीं देखता है और वो किसी के बहकावे में या किसी के मोहरा बनता है, तो वही भुगतना पड़ता है जो यूक्रेन को भुगतना पड़ता है। और ये एक वास्तविक दुनिया की हकीकत है, जिसको मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो सच्चाई यही है, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से समझे, आज मान लें चाहे 2 दिन बाद मान लें। और ये आज से नहीं है, मैंने ये बताया नहीं कि ये चाणक्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में भी कहा है कि अगर आप कमजोर हो तो अपने शत्रु के साथ भी मित्रता कर लो। और यूक्रेन क्या कर रहा था, रूस के साथ वो लड़ाई की कोशिश कर रहा था कि यूरोप के साथ मिलकर वो रूस को परास्त कर देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बेसिक कूटनीतिक जो कमियां थी वो यूक्रेन ने नहीं किया, और उसका खामियाजा यूक्रेन की जनता किया, यूक्रेन के नेता ने नहीं किया, और उसका खामियाजा तो आपने देखा ही। साथ ही साथ ये जो हुआ है, अभी 3 तो हमने देख लिया कि वो किन किन बातों पर बात हुई। अब ये जो हो रहा है उसमें जो 2-3 बातें में उसमें निहितार्थ निकल रहे हैं, उसमें से सबसे पहला निहितार्थ है रूस अमेरिका संबंधों में सुधार करने की पहल की जा रही है। यूक्रेन युद्ध समाप्त करना वो एक, उसका कहते हैं कि वो एक टूल्स है। यहाँ पे लक्ष्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करना नहीं है, यहाँ पे लक्ष्य क्या है, रूस अमेरिका संबंधों को सुधार करना। अमेरिका के लिए यूक्रेन युद्ध शांत करना इसको प्राप्त करने का एक लक्ष्य भर है। ठीक है, इसके प्राप्त करने का एक साधन है, क्योंकि उसको जब तक चलता रहेगा तब तक दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं होंगे। तो उस यूक्रेन युद्ध तो अब वो साधन बन गया है, साध्य मेन ये है रूस अमेरिका संबंध। देखिए हाल के वर्षों में रूस और अमेरिका के बीच संबंध दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये दरार रूस ने 2014 में जब यूक्रेन ने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया तब से शुरू हो गया। उसके बाद रूस को G8 से निकाल दिया गया, अब G7 है, और कई सारे उसमें समस्याएं देखी गई। और जब पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया उसके बाद तो ये स्थिति और भी खराब हो गई। और 14 में कौन था वहां पे शासन कर रहा था अमेरिका में, जो है बराक ओबामा, उस समय ओबामा का प्रशासन था, और उस समय ये समस्या देखी गई। और बाद में जब रूस आक्रमण हुआ उसके बाद तो अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर उस पर दुनिया के सबसे बड़े, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगा सकते थे वो सारे प्रतिबंध उस पर लगाए। और इसके कारण वाशिंगटन और मॉस्को में जो एक दूसरे के दूतावास है उनसे बड़ी संख्या में राजनयिकों को वापस कर दिया गया, निष्कासन कर दिया गया, अन्य प्रतिबंध आदि लगाए गए। देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने से आम हितों के मुद्दों पर और स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से रूस के साथ साझेदारी करने के लिए मौजूद अविश्वसनीय अवसरों के लिए दरवाजे
खुल सकते हैं। यानी दरवाज़ा किनके लिए खोलना है? ये जो आर्थिक रूप से साझेदारी बनाना है और अवसर लाना है, उसके लिए क्या करना है? यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर रहा है और कह रहे हैं कि उम्मीद है कि दुनिया के लिए अच्छे होंगे और लंबी अवधि के हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाएंगे। निश्चित रूप से अगर रूस और अमेरिका, देखिए ट्रंप का जो ओरिजिनल एटीट्यूड क्या है, वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो बिजनेसमैन भी किस चीज़ का है? वो रियल इस्टेट का बिजनेस करता है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। और जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़ा हो, वो उसको लगता है तबाही को लेकर ना, जैसे जिसने कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो क्रिएटिविटी से जुड़े होते हो या किसी चीज़ को जिसने बनाया हो, दुनिया अपने घर को या अपना साम्राज्य बनाया हो, अगर कोई दूसरा कोई भी अपना बर्बाद करता है तो उसको दुख होता है, जबकि उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये कहीं ना कहीं अप्रोच है कि ट्रंप दुनिया में वो विकास करना चाह रहे हैं, अपने देश को मजबूत करना चाह रहे हैं। इसके लिए जितने युद्ध हो रहे हैं उसको उनको रोकना पड़ेगा। यानी कि जो युद्ध अभी प्रमुख रूप से हो रहे हैं, चाहे मध्य पूर्व में हो रहा हो या रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा हो, उसके बीच में कहीं न कहीं प्रेरक कारक चीन को माना जाता है कि चीन ने उनमें भूमिका निभाई है। और कुछ भूमिका निभाई है जो यूरोप में लेफ्ट लीनिंग टाइप के जो गवर्नमेंट हैं या बहुत सारी जो थिंक टैंक है, उन्होंने भूमिका निभाई है। और इसे देखिए अपने संबंधों में उन्होंने कहा था इरिटेंट, दोनों देशों के संबंधों में गड़बड़ियां पैदा करने वाले तत्व, उनको नाम नहीं लिया है, लेकिन यही दोनों तत्व हैं जो उनके देशों के संबंधों में गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं। तो उसको दूर करने पर इन्होंने बल दिया है। और देखा जाए तो ऐसे में अगर ये चीज़ें सामान्य होती हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि अमेरिका के साथ चीन का युद्ध नहीं होने वाला है, लेकिन चीन से जिन जिन देशों के साथ खतरे थे, उन देशों पर समस्या, उन देशों के जो डायरेक्ट थ्रेट थे, चीन जिस पर डायरेक्ट युद्ध कर सकता था, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स होके बात कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई भी देने लगा होगा, ताइवान का मुद्दा है या अब फिलीपीन भी खुल के कहने लगा है, और भारत और चीन के भी डायरेक्ट टकराव की संभावना खत्म हो गई। लेकिन संभावना चीन मान जाए ऐसा नहीं है, फिर वो इनडायरेक्ट छद्म या प्रॉक्सी लोगों के जरिए भारत के विरुद्ध वो षड्यंत्र करना या अमेरिका के विरुद्ध वो षड्यंत्र करने की पूरी कोशिश करेगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका और रूस के बीच भी संबंध बेहतर न हो। और ये बात रूस को भी पता है, ये बात अमेरिका को भी पता है, और ये बात भारत को भी पता है। इसीलिए कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भारत में क्यों नहीं समझौता हुआ, भारत में क्यों नहीं ये बातचीत हुआ, जबकि देखा जाए तो अमेरिका के भी संबंध भारत से अच्छे हैं, रूस के भी संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं। फिर सऊदी अरब को क्यों चुना गया? क्योंकि अगर ये ट्रंप सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ ये कह देता कि भारत में ये करना है, तो चीन फिर अपनी पूरी कोशिश लगा देता इस समझौते को नहीं करने के लिए। अब चूंकि सऊदी अरब है, उसका भी अपना ही, उस सऊदी अरब से चीन का भी संबंध अच्छा है, तो वो, और दूसरी बात ये है कि अगर भारत उस बीच में बैठा रहता ना, तो एक तरह से कहते हैं कि वो लोग खुल के वो अपनी बातें नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि दो संबंधों की वजह से है, ऐसा है कि वो मीटिंग को जो है, जैसे जयशंकर, सोचिए उस मीटिंग में जयशंकर बैठे रहते, तो जब एक ताकतवर व्यक्ति, वैचारिक ताकतवर व्यक्ति अगर वहां बैठा होता है, तो फिर बात उस तरह से नहीं हो पाती है जिस तरह से होना चाहिए। और ये भारत के लिए भी ठीक है कि वो शांति हो जाए, कहां भी हो जाए, भले चीन में जाके शांति हो जाए, भारत को कोई दिक्कत नहीं है। चीन भी शांति करा दे तो भी वो भारत के हित में है, क्योंकि जो किया जाता है उससे ज़्यादा जरूरी है जो कहा जाता है। ट्रंप जो कह रहे हैं, पुतिन जो कह रहे हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशन दिखाई देने वाला है। ठीक है, देखिए दोनों के बीच जो है 24 फरवरी 2022 के बाद एक बार दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, दोनों देशों की, वो भी G20 के साइड लाइन में भारत में हुई थी। लेकिन इसके बाद भी तनाव कम नहीं हुआ था, क्योंकि अप्रोच वैसा है। एक और मुद्दा जो यहाँ पे अब आ रहा है, एक तो चलो ठीक है कि अमेरिका रूस एक दूसरे को, वो मेन उद्देश्य है कि उनको सहयोग बनाना है, लेकिन अब अमेरिकी जो सहयोगी हैं उनको लग रहा है कि उनकी चिंताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इस मीटिंग से ये भी इम्प्लीकेशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए यूक्रेन युद्ध पर हाल ही में अमेरिकी कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव से यूक्रेन और प्रमुख सहयोगियों को इस बात के लिए मजबूर किया है, चिंतित किया है कि वे अमेरिका और रूस किसी ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं जो उनके अनुकूल नहीं होगा। और इसी को लेकर 17 फरवरी को
जो है यूक्रेन रियाद वार्ता से यूक्रेन अनुपस्थित रहता है। और 17 फरवरी को फ्रांस ब्रिटेन के नेतृत्व में प्रमुख यूरोपीय देशों का पेरिस में एक शिखर सम्मेलन होता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ बड़ी बातें खुल के आई नहीं सामने, लेकिन ये होता है। और इस तरह की वार्ता ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं बिडेन के तहत जो अमेरिकी नीति का आधार था उससे अलग ये बात दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री जो है, मैंने ये तो पढ़ाया ही था कि नाटो सम्मेलन में जब वो गए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जा सकती है, अवास्तविक है, अनरियलिस्टिक है, और यूक्रेन को रूस से भी अपने सभी क्षेत्रों को वापस जीतने का उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। और एग्जैक्ट यही चीज़ों को तो लेकर अमेरिका जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था कि यूक्रेन नाटो में जा रहा था, और ये कहीं ना कहीं अंततः जो है युद्ध का कारण बना। और ये बात आज जो है ट्रंप ने, आज नहीं बल्कि कल ट्रंप ने ये बात कह भी दी कि युद्ध शुरू होने के पीछे कहीं ना कहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति का जिद जो है जिम्मेदार है, जिसकी भुगतान जो है पूरे यूक्रेन के लोगों को, रूस के लोगों को, यूरोप के लोगों को और दुनिया को उठाना पड़ा था। अब ये आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, आगे रास्ता तो ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन में युद्ध कम होने का जो है देखा जाए तो यूक्रेन में कोई अभी कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन में नागरिक और सिविल ठिकानों पर, बुनियादी ढांचे पर हमला वो जारी रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि बातचीत हो रही तो हमला बंद कर दिया है। साथ ही साथ यूक्रेन और प्रमुखी यूरोप सहयोगी अभी भी वार्ता की मेज पर अनुपस्थित है, इसलिए यह है कि स्थायी शांति के लिए उनसे बातचीत करना जरूरी है। और अब अमेरिका और रूस जैसे जैसे आगे वार्ता को बढ़ेंगे, इन लोगों के लिए यह है कि भाई ठीक है, आप अपने संबंधों को कर रहे हैं, लेकिन ऐसा न लगे कि आप अपने सहयोगियों को ट्रेन के या बस के नीचे फेंक दिए हैं, यानी वो वाली भाव नहीं आना चाहिए। यानी अपने सहयोगियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उनमें से ज़्यादातर में चीन के प्रति, क्योंकि यूरोप के कई सारे देशों के चीन से बहुत अच्छे संबंध हैं, फिर वो जो आप चाहते हो फिर चीन का वहाँ पे प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि यूरोपीय देश इतने जल्दी तो नहीं जाएंगे चीन के खेमे में, क्योंकि उनको स्थिति पता है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है कि जो सहयोगी है उनको साथ लेकर अगर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेशन दोनों देशों को करना पड़ेगा, लेकिन उस वो स्थायी जो शांति होगी वो ज़्यादा दीर्घकालिक स्थिति तक होगी। ठीक है, अगला जो हमारा मुद्दा है ये है कतर के अमीर और भारत के प्रधानमंत्री एक दूसरे से, देखिए ये अभी द्विपक्षीय वार्ता कर रहे थे, और इस वार्ता के दौरान ही इन लोगों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इन लोगों की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, और ये तय किया गया कि जो 1983 से हमारा द्विपक्षीय संबंध है, अब उसको और बेहतर और एडवांस करते हुए, एक लेवल एडवांस लेते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया जाए, यानी रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया जाए, जिसमें जो द्विपक्षीय संबंधों का आयाम है वो ज़्यादा व्यापक हो जाएगा और उनकी तीव्रता या उन संबंधों की गहराई ज़्यादा गहरी हो जाएगी। यानी अब एक तरह से कहा जाए तो सागर से ऊंचा, हालांकि ये बात कही नहीं गई, लेकिन ये सोचिए कि जैसे पहले कुछ चीज़ों पर चर्चा की जाती थी तो अब ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। पहले अगर इतनी गहराई पे बातचीत होती थी तो अब इतनी गहराई पे बात की जाएगी, यानी संबंधों का दायरा भी ज़्यादा हो गया है और संबंधों के बीच में गहनता भी ज़्यादा हो गई है और वैश्विक स्तर पर भी ये व्यापक प्रभाव वाला हो गया है। और इस दौरान फिर उन चूंकि स्ट्रेटेजिक रिश्ते कई सारे पहलू को जुड़े होते हैं, उनमें कई सारे समझौते किए गए हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, परिचय के रूप में देखा जाए तो देखिए, भारत और कतर ने 18 फरवरी को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग 30 अरब डॉलर करने पर यह सहमति व्यक्त की गई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी ने व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों और इजराइल हमास संघर्ष सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है। और देखा जाए तो इस द्विपक्षीय संबंधों को भारत कितना महत्व देता है, इसको दर्शाने के क्रम में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कतर के अमीर की अगुवाई प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, बड़ी व्यवस्था तोड़ते हुए उन्होंने एयरपोर्ट पे उनकी अगुवाई की है, ये बताने के लिए। अब देखिए, यहाँ फिर थोड़ा सा मैं इसके बेस में बता देता हूँ, फिर बाकी रणनीतिक संबंधों पर जाएंगे।
हमने कल कतर के बारे में, आप बस एक दिन पहले का न्यूज़ देख लीजिएगा, कतर के बारे में हमने डिटेल समझाया है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ बता दूँ कि भारत कतर का जो संबंध रहा है वो एक तरह से उसके कुछ खास बातें रही है। उसमें हम अपना लगभग 40 से 48% के बीच में, अभी तो 40 है, कुछ एक साल पहले 48% तक हम LNG और LPG का आयात हम, यानी गैस का आयात हम उससे कतर से करते थे। हमारे लगभग 8 लाख या 8,30,000 लोग जो है कतर में रहते हैं, जो वहाँ की आबादी का 27% है, और वहाँ से लगभग 4 अरब से डॉलर से ज़्यादा हमको रेमिटेंस आता है। और साथ ही साथ हम कई सारी चीज़ों का निर्यात भी कतर को कहते हैं, लेकिन व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में वो कतर के लिए हैविली फ़ायदेमंद में रहा है। और कतर और भारत का जो एनर्जी रिलेशन है वो दीर्घकालिक है, और वो एक कम से कम कंसेशनल कीमत पे है, और ये 2028 तक चल रहा था, लेकिन 2024 में 2028 से लेकर 2048 तक उसको बढ़ा के एक समझौता फिर कर लिया गया है। ठीक है। और रीजनल क्षेत्रों में भी भारत और कतर के कई सारे अच्छे संबंध रहे, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी रही हैं, वो हम बताए हैं, क्योंकि कतर में कहीं ना कहीं जो भी दुनिया भर के जितने भी कट्टरपंथी या आतंकवादी समूह हैं उनके लोग वहाँ पे रहते हैं, और वो बातचीत के क्रम में वो चीज़ें करता रहा है। जैसे मैंने बताया था कि भारत अमेरिका का संबंध बेहतर हो रहा है, तो उसमें अमेरिका भारत को अपने LNG या लिक्विड नेचुरल गैस को भी लेने का दबाव बना रहा है, और वो भारत के लिए बेहतर भी है। तो ऐसे में कतर को लग रहा है कहीं उसकी जो लिवरेज है, उसकी लिवरेज क्या है, LNG है, और जो भारत में लोग रह रहे हैं, हालांकि वो उसके लिए ही लिवरेज है कि अगर वो एकाएक वहाँ से निकल जाए तो भारत को तो नुकसान चलो जो भी होगा, लेकिन उसके लिए उसकी पूरी देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, क्योंकि 27% वो लोग हैं वो वर्किंग लोग हैं, और उसमें से काफ़ी सेमी स्किल से लेके हाई स्किल तक लोग हैं। और ऐसे में फिर वो दोनों देश सुरक्षा वाले पहलू और सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए, अपने महत्व को देखते हुए, कतर चाह रहा है कि भारत के साथ बेहतर संबंध, और भारत भी चाह रहा है। भारत को भी क्या दिक्कत है, भारत को चाहिए इस समय क्या, तकनीक चाहिए और पूंजी चाहिए। तकनीक तो यूरोप से भी मिल सकता है, अमेरिका से मिल सकता है, थोड़ा बहुत करके रूस से कुछ डिफेंस आदि का मिल सकता है, कुछ हम अपने यहाँ भी रिसर्च कर सकते हैं। और पूंजी कहाँ से मिलेगा, पूंजी उसको या तो वो अमेरिका से पा सकता है, या वो पा सकता है मध्य पूर्व से। यही इन्हीं देशों के पास, चूंकि अमेरिका के पास तो डॉलर ही है, और इन देशों के पास जो है कहीं ना कहीं एक्सेस पूंजी रहती है। तो भारत देखिएगा कि अमेरिका के साथ साथ इन देशों पर भी फोकस करेगा, और हमारे संबंधों में द्विपक्षीय व्यापार से निवेश वाला पहलू भी बढ़ता जाएगा। तो आइए अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं इस ब्रीफ के साथ। इससे ज़्यादा डिटेल आप कल के वीडियो में जाएंगे तो आपको पूरा बैकअप आपको भारत कतर संबंधों का मिल जाएगा। ठीक है। ये देखिए, भारत और कतर रणनीतिक साझेदारी समझौता, ये अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का इन्होंने निर्णय किया है, और ये प्रधानमंत्री और उनके साथ जो है समझौते का आदान प्रदान हुआ है। और रणनीतिक साझेदारी समझौते में दोनों पक्षों के व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग की पुष्टि करने को इससे मिलेगी। देखा जाए तो भारत जो है गल्फ काउंसिल कंट्रीज 6 देश हैं, पर्शियन गल्फ के आसपास जो है, फारस की खाड़ी के उधर जो है उसके इस तरफ वाले जो है सुन्नी देश हैं। उसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है, ओमान है। यानी इधर से देखा जाए तो ओमान है, UAE है, सऊदी अरब है, कतर है, जो है बहरीन है, और कुवैत है। तो इन सारे 6 देश हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 देशों के में से 3 देशों के साथ हमारे रणनीतिक साझेदारी थी, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ और कुवैत के साथ। पिछले साल भारत ने कुवैत के साथ, पिछले साल ही दिसंबर में किया, तो पिछले साल ही हो गया। कुवैत के साथ भी हमने उसके साथ रणनीतिक साझेदारी की, और अब कतर के साथ भी साझेदारी हमारी क्या हो गई है, स्ट्रेटेजिक हो गई है, यानी ज़्यादा व्यापक हो गई है, ज़्यादा गहरी हो गई है। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मध्य पूर्व के और देशों में, और ये सब अमीर देश है, खासतौर सब गैस और तेल उत्पादक देश है, और इनसे जो है हमें क्या चाहिए और इन्हें हमें क्या चाहिए भी चर्चा के दौरान हम देख लेंगे। ठीक है। देखिए
भारत और कतर ने व्यापार में, ऊर्जा में, निवेश में, नवाचार में, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच के संबंधों पर ध्यान केंद्रित हुई कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। यानी देखिए इतने सारे क्षेत्रों में यह समझौता हुआ है और ये मैंने बता ही दिया कि खाड़ी सहयोग परिषद के 4 देशों के साथ ये संबंध हो गया है। तो पहले देखते हैं द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगों को बढ़ावा देने पर बल। देखिए इन दोनों देशों ने कहा कि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का एक मजबूत पिलर रहा है और अब द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक वृद्धि एवं विविधीकरण की संभावना पर बल दिया गया है। वृद्धि यानी उसकी मात्रा का बढ़ाना है, उसके लिए ये कहा गया है कि चलो अभी पिछले 22-23 में लगभग 18-19 यानी 20 अरब डॉलर के आसपास था, जो कि 23-24 में घट गया है। अब उसको करके कि ये दूना किया जाएगा 2030 तक के लिए, तो वह दूना कराना यानी मात्रा वृद्धि हो गई और विविधीकरण भी करना है। क्यों? क्योंकि अभी एक तरफा देखा जाए तो हम गैस और तेल तो क्या, गैस और एलपीजी और एलएनजी कतर से लेते हैं और कतर हमसे दवाएं लेता है, कुछ इंजीनियरिंग सामान, कुछ खाद्य वस्तुएं भी लेता है और वहां से हमें रेमिटेंस भी आता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको और व्यापक बढ़ाने की कोशिश है। देखिए व्यापार को बढ़ाने और विविधतापूर्ण बनाने के लिए रणनीतियां तलाशी की आवश्यकता पर सहमति जताई गई है। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से संबंधित बाजार पहुंच के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के भी प्रवेश करने की संभावना ये लोग तलाश रहे हैं, क्योंकि पिछले का 2023 में जब हमने यूएई के साथ इसी तरह का समझौता किया था, उसके बाद हमारा और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार एक ऐतिहासिक दृष्टि से जिस तरह से बढ़ा और सामान्य देशों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से बढ़ा, तो ये इस पर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो दोनों पक्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके लगभग 30 अरब डॉलर तक ले जाने की कोशिश है। साथ ही साथ दोनों देशों के अपने अपने कानून और जिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से या संधि से वो जुड़े हैं, उनके अनुरूप दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से व्यापारिक, लाभकारी और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने पर गहन ये लोग चर्चा करेंगे। दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों को, राजकोषीय चोरी को एविडेंस के लिए भी इसमें पहल समझौता किया गया है। कतर नेशनल बैंक के बिक्री केंद्र पर वहां पे यूपीआई एकीकृत जो है भुगतान केंद्र भारत का जो है लागू हो रहा है। इसको राष्ट्रव्यापी स्तर पर कतर शुरू करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ दोनों पक्ष राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार के निपटान को लेकर भी संभावना पर विचार कर रहे हैं। जैसे अगर अभी मान लीजिए अभी भारत और कतर का जो व्यापार होता है, चलो 14 अरब डॉलर है, तो उसमें हो सकता है 10-12 अरब डॉलर भारत ले रहा हो, 2 अरब डॉलर जो है या 4 अरब डॉलर मान लिया लगभग कतर ले रहा हो मान लो, तो उसमें से 4 अरब डॉलर रेमिटेंस आ रहा है, तो लगभग एक तरह से बराबरी की स्थिति बनी हुई है। तो अभी संभावना ये लोग क्या जता रहे हैं कि ठीक है, जो चीज़ें आप हमको देते हो, हमारा पेमेंट कर रहे हो, उतना पेमेंट हमसे रुपए में ले लो और बचेगा वो डॉलर में ले लो। तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो कन्वर्जन चार्ज है वो भी बचेगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत की जो यूपीआई है वो ज़्यादा रेगुलेट होगी और जो हमारा रेमिटेंस आता है लगभग उनको 6% एक्स्ट्रा हमारे प्रवासियों को खर्च करना पड़ता है, वो भी बचेगा, क्योंकि वो भी डॉलर भेजते हैं तो रुपए में ही तो उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह की संभावना पर लोग चर्चा कर रहे हैं। द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को और आगे बढ़ाना है। हमारे कतर के संबंधों में ट्रेड व्यापार में भी जो ऊर्जा है वो प्रमुख भूमिका निभाती है और ऐसे में अब ये काम किया गया है कि ऊर्जा संरचना में व्यापार और आपसी निवेश को बढ़ावा देना था। ऊर्जा पर संयुक्त कार्बल सहित दोनों पक्षों के संबंधित हितधारकों की नियमित बैठक किया जाएगा। कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस और लिक्विड एलपीजी का सबसे बड़ा प्रदाता है। 2023-24 में ये 10.91 मिलियन मैट्रिक टन जो है इसने एलएनजी और 4.92 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति की है। साथ ही कतर एनर्जी और पेट्रोनेट एलएनजी जो लिमिटेड हमारा है कतर के साथ व्यापार करने के लिए, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल और सबका मिला के, ये 2028 से शुरू होने वाले 20 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन मीट्रिक टन की आपूर्ति का भी इन्होंने समझौता किया है, वो भी कंसेशनल रेट में, जिसमें अगले 20 सालों में अगर जब से चलेगा हमें 6 से 8 बिलियन डॉलर का जो है लाभ हमें मिलेगा। तो ये एक प्रमुख क्षेत्र है। भारत में कतर के निवेश को बढ़ाने पर बल। देखिए अब ये संभावना को गहरी करा गया है कि ठीक है व्यापार व्यापार तो ठीक है, अब निवेश पर भी आगे बल देते हैं। अगर अमेरिका गैस की बात नहीं करता तो संभवतः कतर ये शायद तैयार भी नहीं होता, लेकिन उसको पता है कि अब भारत को हमें बहुत कुछ देना पड़ेगा। अब भारत के पास ऊर्जा की संभावना नहीं है, हालांकि कतर के पास भी ग्राहक है, लेकिन वो इतने बड़े ग्राहक को क्यों भेजेगा जिसमें संभावनाएं अपार है।
तो उसमें इन लोगों ने कोशिश किया है। देखिए कतर कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को पता लगाने की रुचि व्यक्त की है। और यह भी कहा है कि कतर ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। कतर की सरकारी संस्था है निवेश प्राधिकरण, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, जहाज निर्माण, नवीकरण ऊर्जा, खाद्य पार्क, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में ये काम करेगी। और अभी कतर का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में 1.5 अरब डॉलर है, जिसे 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। अब आप लोग सोचेंगे सर 10 अरब डॉलर से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। सेम एक एग्जांपल बताते हैं कि ये ऐसी पूंजी आएगी जो निवेश रहेगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन वो पूंजी लेकर निवेश आएगा, और निवेश में हमारी ऋण नहीं भरती है, हमारी जो है अर्थव्यवस्था की जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और ये पूंजी, जैसे आप सोचो कि ये कहाँ लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगेगा। कहीं कोई रोड नहीं है, वहाँ के लोगों के बारे में सोचो, और वहाँ पे एक बढ़िया रोड निकल जाए। जैसे ही रोड निकलता है, एक उदाहरण बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे उसको चीज़ों को बलवत देता है। अब वहाँ पे कोई एक रोड निकल गई, रोड निकलते ही उस क्षेत्र के आसपास की कनेक्टिविटी हो गई, तो उनके उस क्षेत्र के आसपास के लोगों की ज़मीनों की कीमत बढ़ गई। अब वहाँ पे कोई दुकान खोल सकता है, कोई कुछ भी लगा सकता है, कोई फैक्ट्री लगा सकता है, कुछ कोई दूसरा जाके लगा सकता है। तो एक तो उनकी ज़मीनों की कीमत बढ़ी, उसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा, सरकार को सिर्फ रोड बनाना पड़ा। और उस ज़मीनों की कीमत या वहाँ पर अवसर होने के कारण वहाँ पे और भी एडिशनल निवेश आएंगे। या तो लोगों को अगर मतलब कोई दुकान करना है, कोई कार्रवाई करनी है, तो वो बैंक से, चूंकि अब उनकी संपत्ति की कीमत ऑलरेडी ऊपर हो गई है, उसके जरिए वो सस्ते ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और ये फिर एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे में जो ये इन्वेस्टमेंट होता है, फिजिकल जो है डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कास्केडिंग प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। इसका ऐसे प्रभाव नहीं, जैसे रोलिंग जो है, रोलिंग स्नो, जैसे जैसे वो रोल करता जाता है वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे ही जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आता है वो और भी बड़ा होता जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ कह रहा हूँ, FII की उतनी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एक क्षेत्र पर बल दिया जा रहा है, दोनों देशों के लोगों के मध्य संबंधों को भी बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, दोनों पक्ष कह रहे हैं कि सदियों पुराने लोगों के बीच संबंध ऐतिहासिक भारत कतर संबंधों के मूलभूत स्तंभ हैं। कल मैंने ये पढ़ाया था, जाके देख लीजिएगा, ये इनकी स्टेटमेंट है। और कतर कह रहा है कि मेजबान देश की प्रगति और विकास के लिए कतर में भारतीय समुदाय द्वारा की गई भूमिका और योगदान के लिए गहरी सराहना व्यक्त कर रही है। मजबूरी है करना, ठीक है। भारत ने भी इनको कहा कि आपने भी जो है, और कह रहे हैं कि कतर में भारतीय नागरिकों को उनके शांतिपूर्ण और मेहनती स्वभाव के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। भारत ने भी कहा शुक्रिया, और हमारे 8,30,000 लोगों को जो आप इतना बेहतर जो है व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारे लोग तो रहते ही हैं, और वहाँ पे जितना उनको बेहतर अवसर मिलेगा, जितना लाभ मिलेगा, उससे अच्छा है। साथ ही साथ भारत जो है ना, वो लोगों के मोबिलिटीज़, देखिए जनशक्ति गतिशीलता, वर्क फोर्स मोबिलिटी और मानव संसाधन क्षेत्र में दीर्घकालिक और ऐतिहासिक सहयोग को गहराई पर, महत्व पर वो जोर दे रहा है। साथ ही साथ आतंकवाद सहित आंतरिक सुरक्षा पर भी सहयोग कर बल। देखिए कतर ऐसा व्यक्ति है, दुनिया में जितने भी रेडिकलाइज लोग हैं, जितने भी आतंकवादी लोग हैं, उन सबका मुख्यालय जो है कतर है, कतर से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। इसलिए अगर कतर से आपके ये सारे संबंध हो जाएं, तो जितने जितने कट्टरपंथी, जो आपको जैसे अफगानिस्तान आदि देश है, वहाँ पे आपका लिवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फिर आपको सहयोग करने लगेगा। और बाकी आपको जो परेशान करने वाले आतंकवादी ट्रांस बॉर्डर जो टेररिज्म है, उन पे नकेल कसने में आपको मदद मिल जाएगी। जाकिर नायक जैसे लोग जो वहाँ पे छुपे हैं, हो सकता है कल ये देखा जाए कि वो वहाँ से भाग के दूसरे देश में कहीं चले जाएं, या हो सकता है आपके देश में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें संभावना इस समझौते से हो जाएगी। देखिए दोनों देशों ने
सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है। सोचिए, कतर कह रहा है कि हम ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म सहित आतंकवाद के सभी रूपों में निंदा कहते हैं। अब वो करे या ना करे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से इस खतरे से निपटने में सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की है। दोनों देश सूचना, खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने और कानून प्रवर्तन, धन शोषण विरोधी, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने कट्टर आतंकवाद, कट्टरपंथ और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए साइबर स्पेस के उपयोग की रोकथाम करने के लिए भी साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो अब देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जैसे अभी बता रहा था कि अमेरिका के कार्यों का दीर्घकालिक प्रभाव होगा। जब प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ पे एक बात प्रधानमंत्री को ट्रंप से पूछा गया था, कहा था कि बांग्लादेश को तो प्रधानमंत्री संभाल लेंगे। तो लोगों ने बताया था कि कहीं ना कहीं ट्रंप चाहते हैं कि जो इंडियन ओशियन में भारत को ज़्यादा मौका दिया जाए। और ये बात वो जब जानते हैं तो ये सब जो राष्ट्राध्यक्ष है, ये मिडिल ईस्ट वाले, इनको नहीं पता है कि अब भारत की भूमिका ज़्यादा होगी। तो ऐसे में ये लोग मजबूरी में, कहना नहीं है, ट्रंप को कहना नहीं पड़ा, भारत को कहना नहीं पड़ा, ये लोग हवा के रूप को साथ कर भारत के साथ इन तरह के संबंधों पर कभी सोच सकते हैं कि इस तरह के संबंध जो है वो करेंगे। ये एक बड़ी चीज़ है, इसको जरूर जानना चाहिए। साथ ही साथ अन्य मध्य सहयोग के अन्य क्षेत्र भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के सहयोग में बहुत सारे कतरी लोग जो है भारतीय आते हैं। अच्छा खासा मेडिकल टूरिज्म तो न कहें, उसको वेलबीइंग टूरिज्म कह सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। भारत दवाओं का भी बड़ा उनको है और कह रहा है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी सहयोग के लिए किया जा रहा है। अभी कतर क्या बेचता है दुनिया को? गैस बेचता है। गैस खत्म हो जाएगी तो क्या बालू बेचेगा? तो वहाँ पे भारत कोशिश कर रहा है कि नए नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए आगे बढ़ाया जाए, जिसमें हम अपना जो है व्यापार और निवेश बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए वो वहाँ पे हमारे वर्किंग क्लास भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय वैसे भी ज़्यादा है, तो उनको जो भी आय होगा वो अच्छा खासा होगा। तो ये दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद स्थिति रहती है। जब सहयोग होता है तो दोनों देशों को कैसे होता है उसको थोड़ा गहराई से सोच के देखिए तो काफ़ी कुछ उसमें मिलता है। खाद्य सुरक्षा पर भी सहयोग की बात हुई है कि खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और इस क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने की बात की। सांस्कृतिक सहयोग पर भी बल दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी के आदान प्रदान, सांस्कृतिक संस्थानों के बीच प्रभावी साझेदारी और सांस्कृतिक सहयोग के बढ़ाने पर भी महत्व पर जोर दिया गया है। तो ये रहा पूरा भारत और कतर के बीच का जो रणनीतिक संबंध किस तरह से बढ़ा है और क्यों हुआ है, क्यों भारत के प्रधानमंत्री गए थे लेने। अब आप समझिएगा कि इसका क्या है, और अभी और भी देशों के साथ ऐसे ही संबंध आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगला जो हमारा समाचार है वो है कि जो बैंकों में विभिन्न सारे जमा होते हैं, जमा खाते होते हैं, वो राशि जो है इंश्योर्ड होती है, उसमें बढ़ाने को लेकर बात चल रही है कि वो इंश्योरेंस की जो राशि की सीमा जो अभी 5 लाख है उसको बढ़ाने की बात चल रही है। और इस लेख में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से लोगों को फ़ायदा दे सकता है। ये मामला देखा जाए तो आरबीआई द्वारा पिछले सप्ताह जो है एक बैंक है न्यू मुंबई करके या ऐसे करके है, एक मुंबई का ये लिखा है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग उसकी 30 शाखाएं हैं, उस पर जो है प्रतिबंध लगाया है लेन देन करने के लिए, या उस पर जो है कई सारे रोक लगाए हैं। और उसको लेकर ये मामला आ रहा है कि उसमें जो जमा है उसकी राशि सिक्योर है कि नहीं है। तो इस साल में जब उनसे पूछा गया भारत सरकार के सचिव से, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार उस राशि को, जो बीमित राशि होती है जो अभी 5 लाख तक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी उसको और बढ़ाने के लिए जो है सोच विचार कर रही है। क्योंकि जिस तरह की डिप्टी बैंक के गवर्नर पिछले साल कहे थे कि जिस तरह के देखा जाए तो वैसे जितनी जमा है भारत में बैंकों में, वो 97% के आसपास जो है वो राशि जो है सुरक्षित है, जो कि वैश्विक स्तर पर 80% है। तो उससे तो बेहतर है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियां हो रही है, जिस तरह से औपचारीकरण अर्थव्यवस्था में हो रहा, बैंकों की जमा की राशि बढ़ सकती है। ऐसे में हमें इसको बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसी मुद्दों को आइए जरा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, टेक्निकल मुद्दा है फिर भी। देखिए, वित्तीय सेवा सचिव एम नागराज ने 17 फरवरी को कहा कि भारत सरकार बैंक जमाओं के लिए बीमा कवर को 5 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाने पर विचार कर रही है।
जमाओं के लिए जो बैंक पर जो जमा होती है, जो पैसा जमा होता है विभिन्न खातों में, अभी देखेंगे उस पर जो है एक उसकी जो बीमा प्रदान की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक की एक इनकी एक संस्था है, निगम है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड जो है इसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गारंटी जो है ऐसे करके है कॉरपोरेशन, कैपिटल सिक्योरिटी गारंटी कैपिटल जो है निगम कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा यानी निश्चय बीमा प्रत्यय गारंटी निगम हिंदी में नाम है, इसके द्वारा ये प्रीमियम जो है इसके द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। यानी आरबीआई की एक प्रभाग के द्वारा या एक कॉरपोरेशन के द्वारा बैंकों को ये जो है प्रदान किया जाता है, उसका प्रीमियम बैंकों से ही लिया जाता है। और ये मामला न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जैसे मामलों में सरकार के आगे की कार्रवाई पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है और जैसे ही सरकार मंजूरी देगी हम इसे अधिसूचित कर सकते हैं, फिर इस तरह के बैंक फेल्योर के मामले में लोगों के पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में आरबीआई ने क्या कार्रवाई की है, तो देखिए आरबीआई द्वारा मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें पर्यवेक्षित चिंताओं और खराब शासन मानकों करते हुए 12 महीने के लिए इसको निदेशक मंडल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसके 12 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है और एक नया सुपरवाइजरी बॉडी बनाया गया है। आरबीआई ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह कोई भी ऋण या अग्रिम न दे, यानी जो भी इस तरह का कार्य है न करे और बिना पूर्व लिखित स्वीकृति के कोई भी भुगतान न करे या न ही करने के लिए सहमत हो। यानी आरबीआई के और जो स्वीकृति है उसके बाद ही भुगतान कर सकते हैं और ये 13 फरवरी के बाद से जो है 6 महीने के लिए लागू रहेगा। अब ये मामला था, अगर देखा जाए तो ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामला क्या है इसके बारे में देखा जाए तो ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पुणे गुजरात के सूरत में 30 लाख इसकी 30 शाखाएं हैं और मार्च 2024 के अंत में बैंक के पास 2,436 करोड़ रुपए जमा था और इसमें से 2 सालों में इसने जो है 22.78 करोड़ रुपए और 30.74 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। इससे जुड़ा एक व्यक्ति है, एक शाखा में है, उसके बारे में जो पहले पता चला कि उसके द्वारा करीब एक ब्रांच से करीब 100-125 करोड़ रुपए जो है निकाल कर किसी बिल्डर आदि को देकर वहाँ पे ये काम किया जाता है और ये चीज़ें पहले भी इसी तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकें हैं उनके बारे में ये चीज़ें दिखाई देती है। तो उसके बाद ये रोक दिया गया है। अब यहाँ पे मामला था कि जो जमा है उनका क्या होगा, तो वो देखिए बताया कि पूर्व अनुमति से देना होगा और बाकी अगर ये बैंक तबाह भी हो जाते तब क्या होगा, तो भी उनकी राशियाँ स्वीकृत है। जिनको 5 लाख तक का जिनकी राशि आती होगी उनको वो पैसा मिलेगा। अब सपोज दैट किसी का 4 लाख 4.5 लाख जमा है और उसको मान लिया 48,000 या 49,000 उसका ब्याज है तो उसको 4,99,000 मिलेगा। लेकिन अगर किसी का 5 लाख जमा है और उसका 10,000 भी ब्याज है तो वो सिर्फ 5 लाख तक ही मिलेगा क्योंकि 5 लाख तक ही बीमा स्वीकृत है। तो आइए देखते हैं ये कि बैंक जमा राशियों पर बीमा कैसे किया जाता है। तो रिजर्व बैंक का जो एक प्रभाग है DICGC, इसका उद्देश्य बैंक विफलता की स्थिति में छोटे जमाकर्ताओं को उनके बचत खोने के जोखिम से बचाना है। इसके लिए प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर बीमित बैंक की सभी शाखाओं में जमाकर्ता द्वारा रखे गए सभी खाता मतलब बचत खाता, सावधि खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा राशि, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सभी यानी जो भी बैंक हैं जिस बीमित बैंक इनके तहत जो रेगुलेटेड है उनमें सब में है। देखा जाए तो ये भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं के लिए भी ये लागू है, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भी है, सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों का बीमा जो है इसके तहत DICGC के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ बैंक हैं जो या कुछ खाते हैं जिसको बीमा नहीं किया जा सकता। जैसे DICGC द्वारा जो है प्राथमिक सहकारी समितियां जो पैक्स होती हैं एग्रीकल्चर वाली जो है इनको बीमा नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्हीं के लिए है और विदेशी केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जो राशियां जमा की जाती है उन किसी भी बैंक में वो भी बीमा नहीं होता है। और अंतर बैंक जमा राशि एक बैंक दूसरे में, दूसरा बैंक दूसरे में जमा करता है तो वो राशि सरकारों के, चाहे विदेशी हो, चाहे स्थानीय हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, उसकी जमाओं को बीमा नहीं किया जाता है। और प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनको बीमा नहीं किया जाता। बाकी जितने भी बैंक हैं यानी कि विदेशी बैंकों की भी जो यहाँ पे शाखा हैं उनमें भी जो उनकी भी जो जमा खाते रहते हैं वो सब सिक्योर रहते हैं। अभी तक उनको 5 लाख रुपए तक का सिक्योर है। और इसके लिए प्रीमियम किससे भुगतान, भाई इंश्योरेंस है तो इसका प्रीमियम कौन भुगतेगा, तो इसका प्रीमियम जिस बैंक का खाता रहता है उस बैंक से लिया जाता है और उस प्रीमियम की राशि
उस बैंक के रेपुटेशन के आधार पे बदलती रहती है। यानी कोई बैंक बहुत अच्छा है तो उसमें प्रीमियम राशि उसको कम देना पड़ेगा, ज़्यादा खराब है तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इंश्योर्ड रहता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, अब ये जो फैसला लिया गया है, हाँ, अब ये कैसे भुगतान किया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई बैंक लिक्विडिफाइड कर दिया, यानी उसको हुआ कि अब इसको समाप्त कर दो, तो जो संस्था ये फैसला करती है उसके द्वारा ये पता चलेगा, DICGC को ये सूची दे दी जाएगी कि भाई ये हो गया, लिक्विडिफाइड हो गया। तो फिर उस बैंक के 2 महीने के भीतर वो प्रत्येक जमाकर्ता का जो दावा राशि है, यानी जितना वो बनता है 5 लाख के अंदर तक या जो भी बनता हो, वो उस जो संस्था रहेगी जिसने बैंक को लिक्विडेट किया है उसको दे देगी, और फिर वो पैसा जो है बैंक जिनका पैसा रहता है उनको वो वापस कर देते हैं। अभी अगर बढ़ा दे, जमा बीमा बढ़ाने से लोगों को किस प्रकार मदद मिलेगी, तो देखिए, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव ने पिछले साल कहा था कि 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह से सुरक्षित खाते कुल खातों का 97.8% है। यानी कि जितना खाता हम खोले हैं पूरे भारत में, उसके 97.8% खाते जो है सिक्योर्ड हैं, यानी वो 5 लाख के अंदर हैं। तभी इसका मतलब एक है कि वो सब 5 लाख रुपए के अंदर वाले हैं, यानी 97.8% खातों का पैसा सुरक्षित है। आपको आपका पैसा मिल जाएगा अगर चाहे कुछ भी हो जाए, यानी वो सिक्योर्ड है। आरबीआई है, आरबीआई मतलब भारत सरकार है, तो वो मिल ही जाएगा। बाकी देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे ये बेंचमार्क 80% है, जिससे हम काफी ज्यादा हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे चलकर चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि बढ़ती और औपचारिक होती अर्थव्यवस्था बड़ा हो रहा है, औपचारिक हो रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा अकाउंट्स में आएगा। प्राथमिक और द्वितीयक बैंक जमाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे ये 5 लाख वाली सीमा है, इससे ज्यादा लोग जमा करना शुरू कर देंगे खातों की संख्या। तो ऐसे में बैंक जमाओं में बीमा कवर में वृद्धि से जो है इस तरह के बैंकों की कार्रवाई, यानी ये जो सिक्योर्ड बैंक अकाउंट हैं, ये और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर सरकार ऐसा फैसला कर रही है तो निश्चित रूप से बैंकों के लिए ये सिक्योर्ड है। अब ये है कि भाई टाइम लग सकता है लोगों का पैसा मिलने में, जैसे इस मामले में है कि अभी उसको लिक्विडेट नहीं किया है, यानी अभी वो इंश्योर्ड वाला पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बैंक चाहेगा तो वो स्वीकृति से उसको पैसा निकाल सकता है। उनको स्वीकृति लेना पड़ेगा, पहले आप द काउंटर जाके हो सकता था, अब वो स्वीकृति से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए, आज तीनों थोड़ा गंभीर मुद्दे थे, इसलिए थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई, फिर भी कोई बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।